हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो जारी मॉडल पेपर है आपका इंग्लिश का, इंटरमीडिएट इंग्लिश का, उसका आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो इंग्लिश का है कंपलसरी जो 100 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, ठीक है। ये आईएससी और आई कॉम का है, मतलब साइंस और कॉमर्स का जो ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 50 का आपको क्या करना है, आंसर करना है। ओके, लेकिन इसमें हम लोग जो देखेंगे वो 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और 100% एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, सेक्शन ए हम लोग देखेंगे। सेक्शन ए कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। इसको करना क्या है, तो इसको करना है पैसिव वॉइस में क्या करना है, बदलना है। तो यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, ठीक है, इसको क्या करना है, करेक्ट पैसिव वॉइस आपको चूज करना है। ओके, तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर जो यू है यह क्या है, सब्जेक्ट है, और द प्रिंसिपल जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस का ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का जो सब ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो द प्रिंसिपल किस में देख लीजिए, तो द प्रिंसिपल जो है रिटेन यहाँ पे नहीं है, राइट नहीं है, यू नहीं है। तो आंसर क्या होगा, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द प्रिंसिपल को आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में काम करना है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट जो है यू क्या किया है, आपको हटा दिया गया है। ओके, तो आंसर क्या होगा, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, द एंटोनिम ऑफ वैगू इज। कह रहा है वैगू का एंटोनिम क्या होगा। तो वैगू का एंटोनिम होता है आपको दोस्तों क्लियर। ए वैगू का मतलब होता है अस्पष्ट, वैगू का मतलब होता है अस्पष्ट, और क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट। आप समझ जाइए। तो ये एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, उल्टा आपको पूछ रहा है, तो वैगू का उल्टा हो जाएगा आपको क्लियर। आंसर क्या होगा, क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। उन्होंने कहा कितना जो है ये मूर्खता वाला काम है। ओके, तो दे सेड हाउ सिली, इसका क्या करना है, इनडायरेक्ट नरेशन चुनना है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में इसको क्या करना है, बदलना है। ये जो आपका है डायरेक्ट स्पीच है, और ये चारों ऑप्शन में से हमको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा आपको दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, ये जो एक्सक्लामेशन चिन्ह है, ये जो होता है एक बुनका और ऊपर जो है, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ओके, अब यह जहां रहेगा वहां पे क्या होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। क्या होगा, एक्सक्लेम्ड होगा। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम। वह आश्चर्य भाव से कहा कि यह कितना जो है मेरे लिए जो है पागलपन वाला काम है, सिली है। ठीक है, नहीं कहते हाउ सिली यू आर, कितना पागलपंती वाला काम है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन है आई डैश हिम 2 years एगो। ओके, तो आई डैश 2 years एगो है ना, 2 years एगो मैंने उसे 2 साल पहले देखा है। मैंने उसे 2 साल पहले देखा था या देखा हूँ। मैं उसे 2 साल पहले देखा था कि देखा हूँ, क्या होगा, मैंने उसे 2 साल पहले देखा
था होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों शो। ओके, वर्ब टू, ए आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वर्ब टू। तो वर्ब टू यहाँ पे है आपका, ठीक है, सौ है। ए वर्ब वन क्या होता है इसका? तो वर्ब होता है सी, सी का वर्ब टू क्या होगा? शो होगा। तो आई शॉ हिम 2 years ago, मैंने उसे 2 साल पहले देखा था। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं, 5 नंबर, अगर चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो आप तक जो है सीधे पहुंच जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने, ठीक है, हमारे चैनल पर हिंदी का, साइंस और आर्ट्स दोनों का आपको मॉडल पेपर डिस्कशन हो चुका है। साइंस आर्ट्स का हिंदी का हुआ है। ठीक है, तो आप वो नहीं देखे हुएगा वीडियो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, चलिए मॉडल पेपर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सम एक्ट्रेसेज, कुछ जो एक्ट्रेसेज, एक्ट्रेसेज मतलब होता है जो अभिनेत्रियां होती है, आर डैश डांसर्स। ओके, कुछ जो अभिनेत्रियां होती है वह कॉर्टियस डांसर होती है। कॉर्टियस मतलब होता है विनम्र डांसर होती है। विनम्र समझते हैं, एकदम ज़्यादा हिला उला के वाला नहीं, एकदम विनम्र डांस करती है। जैसे हेमा मालिनी टाइप के जो हीरोइन है, ठीक है, वैजंती माला, ये सब पुराना हीरोइन है ना, वो सब जो है एकदम सभ्य डांस करती है। ठीक है, ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं करती है। तो वही कुछ जो एक्ट्रेसेस होती है वह कॉर्टियस डांसर होती है, विनम्र जो है नर्तकिया होती है, न कि अविनम्र होता है। मतलब नहीं कहते एकदम जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश दे लिव नियर यू, डैश दे लिव नियर यू। तो इसका आंसर जो होगा आपको क्या होगा? डू दे। ठीक है, डू दे लिव नियर यू, क्या वे लोग तुम लोगों के नजदीक रहते हैं? इसका हिंदी क्या हो गया? क्या। डू पहले लगे इंटेरोगेटिव वाक्य है। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 का है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो क्वेश्चन है। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज, डू या डज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, नहीं नॉट नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा, हाँ ठीक है, नॉट होगा और प्लस वर्ब 1 होगा। ओके, तो देखिए डू या डज में क्या हो गया? डू हो गया, सब्जेक्ट में जो है यहाँ दे हो गया, और नॉट यहाँ पे तो है नहीं तो छोड़िए, वर्ब 1 में क्या हो गया? लीव हो गया। और यह जो होता है यह इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, तो ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा डू। ठीक है, दे जो होता है, दे के साथ हम लोग लगाते हैं वर्ब 1 लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डू का इस्तेमाल होगा। ओके, डज जो होता है वर्ब 5 हो जाता है, वो इसके साथ नहीं लगेगा, ये डज नहीं लगेगा। हैव, आर, ये सब लगने की चीज़ इसमें नहीं है, क्योंकि यह जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही सेंटेंस आपको क्या करना है? चूज करना है। तो सही सेंटेंस आपको जो है वह है वी शॉ, हम लोगों ने देखा, ए वंडरफुल शो, एक आश्चर्य करने वाला एक बेहतरीन शो मैंने देखा, यस्टरडे, कल देखा। तो आपको यह बता दे कि जहाँ पे यस्टरडे होगा, एगो होगा, बिफोर होगा, यह जहाँ अगर लगा आपको दिखे वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 का इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब यह जो हो जाएगा आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस होगा? सॉरी, सिंपल पास्ट, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यह जहाँ पे यस्टरडे रहे, एगो रहे, बिफोर रहे, ठीक है, उसमें कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वी है और वर्ब 2 क्या है? ये जो सॉ जो है आपका वर्ब 2 है। ओके, तो वी शॉ अ वंडरफुल शो यस्टरडे, हम लोगों ने कल एक अजूबा शो देखा था या देखा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पतला है, मोटा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा। द बुक, इसको हटाइए, ये बाद में हम बताएंगे। द बुक डैश बोरिंग, तो बुक है, एगो किताब है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि हैर लगेगा कि वर्ड लगेगा, नहीं, द बुक इज वर्डिंग, ठीक है, बोरिंग होगा। बुक जो है बहुत बोरिंग है, बोरिंग मतलब नहीं समझते, बहुत उबाऊ है, लेकिन पूरा बुक उबाऊ नहीं है, इन पार्ट्स, कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्सा जो किताब का है वो क्या है, बहुत बोरिंग है, बहुत उबाऊ है। तो द बुक्स इन पार्ट्स इज बोरिंग, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। 8 का आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इसमें चूज करना है। तो इसका आंसर आपको जो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा फॉर मैरिज, फॉर द मैरिज। यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर द मैरिज, आपने शादी के लिए, फॉर मतलब क्या होगा, के लिए, ठीक है, आपने शादी के लिए सारे जो जितनी भी सारी तैयारियां होती है, सब तैयारियां आपने कर ली है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपको बी, फोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड डैश बाय डैट ड्रेस, कह रहा है कि वेयर डिड सी बाय डैट ड्रेस, वह कहाँ से वह ड्रेस खरीदी थी, वह कहाँ से वह ड्रेस खरीदी थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी। ये है आपका WH वर्ड, ये है डिड, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड होगा प्लस डिड होगा प्लस नॉट होगा, नहीं सब्जेक्ट पहले रख देते हैं, अगर नॉट नहीं है तो ठीक है, प्लस सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब 1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए WH वर्ड में वेयर आ गया, ठीक है, डीड का बदला डीड आ गया, और सब्जेक्ट में आपका सी आएगा, हिम हिज हर, ये सब्जेक्ट में आता नहीं है, ठीक है। नॉट इसमें नहीं है तो नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए, वर्ब 1 के बदला क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा डैट ड्रेस, ठीक है। यह जो आपका सवाल है यह आपका है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का WH वर्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आई वुड अप्रिशिएट, ठीक है, डैश फ्रॉम यू, तो आई वुड अप्रिशिएट, ओके, टू हियर यू, आंसर क्या होगा, टू हियर यू, ठीक है। मुझे आपसे यह सुनकर काफ़ी खुशी महसूस होगी, मुझे आपसे यह सुनकर काफ़ी खुशी महसूस होगी, ठीक है। वुड मतलब होगा होगी, ठीक है, आपकी प्रशंसा सुनकर मुझे काफ़ी क्या होगा, फ्रॉम यू, आप देखें, आई वुड अप्रिशिएट टू हियर फ्रॉम यू, मुझे यह काफ़ी प्रसन्नता होगी आपको सुनकर, ठीक है। चलिए नहीं कहते, आप बोलिएगा हम सुनेंगे तो अब मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, बहुत खुशी महसूस होगी, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, ये डायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, ठीक है। यह जो है इनडायरेक्ट नरेशन है और इसका डायरेक्ट नरेशन आपको पूछ रहा है। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, ये ऑर्डर जो है यह पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस वाला आपको दिखना पड़ेगा। तो पास्ट टेंस में ये है, यह प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं होगा, ये फ्यूचर टेंस है, नहीं होगा, यह प्रेजेंट टेंस है, ये नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए, द बॉस सेड फॉलो मी। तो इसका जो है ये डायरेक्ट नरेशन है, इसका इनडायरेक्ट होगा द बॉस ऑर्डर, बॉस क्या कर सकता है, ऑर्डर ही ना देता है। द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, बॉस ने ऑर्डर दिया कि आप जो कर रहे हैं, मतलब जो मैं कर रहा हूँ उसको पीछे पीछे आप भी करें, या मैं जो कहता हूँ उसका जो है पालन करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
इसमें ट्रांसफर्ड लिखा हुआ है। ट्रांसफर मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो ट्रांसफर्ड का सही वर्ड मीनिंग क्या होगा, सही स्पेलिंग क्या होगा, सो पूछ रहा है। तो ट्रांसफर जो है आपको पता ही है, ट्रांसफर होते रहता है कर्मचारियों का, ठीक है, सब चीज़ का ट्रांसफर होते रहता है। तो ट्रांसफर का स्पेलिंग आप बता सकते हैं, बताइए तो क्या होगा, थोड़ा सा मन में सोचिए, बताइए, ठीक है। तो ट्रांसफर का स्पेलिंग आपका होगा, ठीक है, ये ट्रांसफर्ड है, ये भी ट्रांसफर्ड है, ये तो यू तो कभी नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रांसफर्ड है, ये ट्रांसफर्ड है। अब इस दोनों में आपको चूज करना है कि ट्रांसफर का स्पेलिंग क्या होगा। तो ट्रांसफर का स्पेलिंग होता है TRANSFERRED। ओके, यहाँ पे एक आर है, यहाँ पे डबल आर है, तो डबल आर वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी नंबर, ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव, कह रहा है ट्राई टू डू इट, इसे करने की कोशिश कीजिए, विथ व्हाट यू हैव, जो कुछ आपके पास है उसे ही, मतलब उससे के सहारे ही आप इसे करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा उड़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। आंसर क्या होगा 14 का आंसर होगा डी नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब जो कुछ आपके पास है, जितना आपके पास है उसी में आप करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन है आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैक एक, कह रहा है मैं अक्सर, बैक एक मतलब होता है पीठ की दर्द, ठीक है, बैक एक मतलब क्या होता है, पीठ का दर्द, बैक मतलब होता है पीठ, एक मतलब होता है दर्द। मैं हमेशा है ना, ऑफन सफर, सफर मतलब पीड़ित रहता हूँ, फ्रॉम बैक एक, तो मैं हमेशा किससे पीड़ित रहता हूँ, तो बैक एक से पीड़ित रहता हूँ। तो इसमें आर्टिकल उर्टिकल की जरूरत नहीं है, इसमें नो आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका, नो आर्टिकल। ए बैक एक, एंड बैक एक, द बैक एक नहीं होता है, बैक एक मतलब होता है पूरा पिट्ठी, अरे बाप रे बाप बहुत दर्द कर रहा है, जैसे मुड़ेगा तो बहुत दर्द करेगा, उठेगा तो बहुत दर्द करेगा। बूढ़े लोगों को देखिएगा, खड़ा होगा तो खड़े रहेगा, बैठल रहेगा तो बैठले रहेगा, वो निहुर नहीं सकता है, झुक नहीं सकता है, या हम लोग की तरह ऐसे ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे करेगा तो उसको बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, क्योंकि उसका कैल्शियम जो है हड्डी का क्या होता है, खत्म हो गया रहता है। बुढ़ारी में समझिए रहे बहुत दिक्कत है। चलिए हम लोग जो है बुढ़ारी होने से पहले सब कुछ कर लेते हैं, बुढ़ारी में कुछ होने वाला होता नहीं है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, you bought a car dash, okay, you bought a car dash, choose the correct option। यह जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन टैग का है, ठीक है, क्वेश्चन टैग का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग्स बनाना है, तो क्वेश्चन टैग है। तो यू बॉट मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू है, मतलब यह सिंपल पास्ट टेंस का है। क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है। तो सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है तो इसमें लगेगा डिड नॉट यू, ओके। आंसर क्या होगा, डिड नॉट यू, यू बॉट अ कार डिड नॉट यू, क्या आपने एक गाड़ी नहीं खरीदी है ना, क्या आपने एक गाड़ी नहीं खरीदी है ना, या नहीं खरीदी थी ना, ठीक है, यह मतलब थी होगा क्योंकि यह पास्ट टेंस है। आपने गाड़ी नहीं खरीदी ना, आपने गाड़ी नहीं खरीदी ना, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन टैग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है आई ईट राइस डैश माई हैंड, ठीक है। तो आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, डैश माई हैंड, इसमें प्रीपोजिशन आपको चूज करना है। तो इसमें प्रीपोजिशन आपका होगा आई ईट राइस विद माई हैंड, मैं अपने हाथ से, इसका विद यहाँ पे हिंदी क्या है उसका, इसका से, मैं अपने हाथ से चावल खाता हूँ। यह जो टेंस है, यह टेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, आई वांट अ डैश फॉर हायर स्टडीज, तो कह रहा है मुझे, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, मुझे एक लोन चाहिए, लोन का स्पेलिंग होता है LON, लोन मतलब होता है कर्ज, मुझे लोन चाहिए किसी के लिए, हायर स्टडीज के लिए, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए मुझे लोन चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन,
19 नंबर क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर और कर देते हैं, ये भी आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें तो ही है चारों। चलिए, मुझे लगा है ये नीचे वाला भी इसका पार्ट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 गो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से 3 गलत है और एक क्या है, सही है। तो सही वाला सेंटेंस आपको चूज करना है। तो सही वाला जो सेंटेंस होगा आपको, ये जो है, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, वह अपने पिता के सामने खड़ा था। ओके, वह अपने पिताजी के सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ठीक है। और ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ये जो है गड़बड़ा दिया। ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, ये नहीं होता है, इन फ्रंट ऑफ फादर होता है। राइट फ्रॉम हिज फादर ये भी नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, वह अपने पिताजी के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, पिताजी के सामने खड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, ओके। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का जो होता है वह करेक्ट जो है एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा शब्द चुनना है। क्या चुनना है, उल्टा, ठीक है। तो स्टेराइल का जो उल्टा होगा वह होता है दोस्तों आपको फर्टाइल। फर्टाइल मतलब समझते करते हैं उपजाऊ, ठीक है। और स्टेराइल मतलब होता है अउपजाऊ, न उपजाऊ, नहीं उपजाऊ मतलब अनुपजाऊ, ठीक है, अनुपजाऊ। देखिए स्टेराइल जो होता है यह उपजाऊ और न उपजाऊ जो होता है, यह मतलब क्या बताएं, हम बता देते हैं, लड़के के लिए आता है। जैसे कोई लड़का है, अगर शादीशुदा हो गया है, अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है मतलब उपजाऊपन उसमें नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो होगा, उसको बोलते हैं स्टेराइल। और स्टेराइल का उल्टा होता है क्या, फर्टाइल। अगर कोई लड़का को बच्चा उच्चा हो रहा है तो फर्टाइल, और लड़का को बच्चा मतलब लड़का बच्चा पैदा करने में अगर सक्षम है तो फर्टाइल, और लड़का बच्चा पैदा करने में अगर सक्षम नहीं है तो वो होता है स्टेराइल, ठीक है। जिसको बांझ, लड़की को बांझ नहीं बोलते हैं कि है ये नहीं है, मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं बच्चा होता है। चलिए बेसी नहीं, आगे चलिए। डिड सी डैश, ओके। चूज द करेक्ट ऑप्शन। डिड सी डैश, ओके। तो चलिए आंसर देखते हैं। डिड सी अस, क्या वह हम लोगों को देखी थी, क्या वह हम लोगों को देखी थी। तो आंसर क्या होगा, डिड सी अस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ठीक है। मेरे पास जो है काले काले बाल है और भूरे भूरे आँख है। तो आई हैव क्या होगा, आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आइज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चनों सेट करने वाला कौन कौन सा सेट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब होता है 4 गो यहाँ पे दिए हुआ है, जिसमें से 3 जो है एक समान है, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है, और एक जो होगा अलग होगा, ठीक है। जैसे देखिए, फ्लूट मतलब होता है बीना। फ्लूट मतलब क्या होता है, बांसुरी। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी, जैसे कृष्ण जी जो बांसुरी बजाते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो वो होगा फ्लूट। वायलन, वायलन जो होता है, मोहब्बतें फिल्म में देखे वहीएगा, एकदम शाहरुख खान ऐसे लेके और करते जिंदा रहती है लोगों की मोहब्बतें। चलिए, सितार जो होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, गिटार जो होता है वाद्य यंत्र है। इस सबको हाथ से बजाया जाता है, लेकिन फ्लूट को जो है वह मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तो सारे वाद्य यंत्र है लेकिन सब हाथ से बजाया जाता है, और फ्लूट को, बांसुरी को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, मुंह से बजाया जाता है। इसलिए इसमें अलग कौन होगा, ऑड वन आउट, मतलब अलग चुनना है तो अलग कौन होगा, फ्लूट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, फ्लूट। आंसर क्या होगा इसका, फ्लूट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड। वर्ड चुनना है, मतलब सही वर्ड आपको इसमें चूज करना है, ओके।
तो व्हेन अ रूम इज टीनी, टीनी मतलब होता है छोटकिनमा, है ना, छोटकिनमा रूम जो होता है इतने बड़ा का नहीं, मतलब जो आप देखते हुएगा ना, जैसे हम लोग पटना में रहते थे तो एकदम छोटकिनमा रूम था, मतलब एक बेड लगता था, एक टेबल और रूम की चौड़ाई और लंबाई दोनों खत्म, ठीक है, इतना छोटा रूम रहता था, मतलब 6x8 का रूम रहता था, समझिए ना, 6 फीट का आदमी होता है, ऐसे पड़ा हो गया, इधर पैर है और इधर सर, दोनों सटा हुआ है दोनों दीवार में, और इधर एक टेबल है, हो गया, रूम की लंबाई चौड़ाई खत्म हो गई, ठीक है। तो वही होता है व्हेन रूम इज टीनी, जब रूम छोटा होता है, इट इज हॉट, तो यह क्या होता है, क्या होता है, गर्म होता है। छोटा रूम में रहिएगा तो ज़्यादा गर्म लगेगा, बड़े रूम में रहिएगा तो गर्मी कम लगेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन संघर्षों से भरा होता है, ठीक है। चलिए, फॉर डैश इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस, कह रहा है कि फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, आगे का अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिस जाइए, नहीं कहते हैं आगे का इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो कहाँ जाइए, ऑफिस विजिट कीजिए, ठीक है, कहाँ विजिट कीजिए, ऑफिस विजिट कीजिए। तो आंसर क्या होगा, फर्दर, फर्दर मतलब क्या होता है, आगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। He wanted to buy dash mangoes, तो he wanted to buy some mangoes, वह कुछ आम खरीदना चाहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्ठा एक लड़की है, ट्राइड, ट्राइड मतलब कोशिश की, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश की, बट सी डैश नॉट, ओके, लेकिन वह कर नहीं सकी, ठीक है, निष्ठा ने कोशिश की लेकिन वह कर नहीं सकी, ठीक है। तो क्या होगा, सकी, सकी मतलब सकना है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको होगा दोस्तों कुड, ठीक है, इसका मतलब होता है सकी थी या सकना था, ठीक है, ये पास्ट टेंस में होगा। निष्ठा ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी कुड नॉट, उस निष्ठा ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सकी थी या नहीं कर सकी। ओके, नहीं कर सकता है या सकती है तो कैन लगाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सकी थी है, ये पास्ट टेंस है तो ये भी क्या होगा, पास्ट टेंस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही विल स्टे हेयर डैश मंडे, ओके, वह यहाँ पे जो है कब तक ठहरेगा, तो बाय मंडे, बाय मतलब होता है यहाँ पे तक, वह मंडे मतलब क्या होता है, सोमवार, वह सोमवार तक यहाँ ठहरेगा, विल लगा हुआ है तो गा गी लगेगा, वह सोमवार तक यहाँ ठहरेगा। चलिए, ओह नो, अरे नहीं नहीं, डैश आई लेट फॉर द एग्जामिनेशन, एम आई लेट फॉर द एग्जामिनेशन, अरे नहीं, क्या मैं एग्जाम देने के लिए देर हो चुका हूँ या देर हूँ, मैं एग्जाम के लिए देर हो गया हूँ, ठीक है। आंसर क्या होगा, एम, आई के साथ एम ए लगेगा, इज नहीं लगेगा, इजंट नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एम, 29 का होगा ए। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, फ्रंट स्टेप मतलब होता है आगे ऐसे करके बैठना, जैसे लड़की प्रपोज करते हुए देखते हैं फिल्म में हीरो को, तो फ्रंट एज पर ऐसे बैठना, नीचे तो है नहीं कैमरा से हम बता देते हैं, ठीक है, ऐसे करके जो फूल लेके जो रहता है, एक पाँव पीछे रहता है ऐसे करके, वो फ्रंट एज, ठीक है। तो आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप, आई लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और मैं फ्रंट स्टेप पर बैठ गया और स्ट्रीट के दोनों तरफ चारों तरफ देखने लगा कि कोई आ तो नहीं रहा है, नहीं तो जो है ढोलक बना देगा, मारते मारते जो है मुंह कुन्ना कर देगा, है ना, ऐसा बात है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज, ठीक है, इसको कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों को एक साथ कंबाइन करके और तब हम लोगों को बनाना है। तो 4 दिया हुआ है, उसमें से सही कॉम्बिनेशन क्या होगा वो हमको बताना है। ओके, तो 30 नंबर है, तो सही जो सही होगा आपको, वो सही होगा आपको आई सैट ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड लुक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट। ओके, आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो सबको पता है, देशभक्ति किसमें नहीं है, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का
प्यार नहीं, यही वाला है ये सेंटेंस दिया हुआ है। वन हु लव्स वंस कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको पैट्रियोट कहते हैं। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियोट मतलब क्या होता है, देशभक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा तो नहीं, सारे लोग देशभक्त है ये मुझे पता है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन यह अपने अपने कंट्री को जो प्यार करता है उसको देशभक्त कहता है, और अपने कंट्री से जो दगाबाजी करता है उसको ट्रेटर, देशद्रोही कहते हैं। ठीक है, एम्बेसडर जो हो गया वो बाहर रहता है, ठीक है, रिवोल्यूशनरी है ना, क्रांतिकारी सब नहीं कहता। ठीक है, यू कैन डैश वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, ठीक है, तो यू कैन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यह ऑप्शन आपको जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू कैन लुक अप वर्ड्स इन द डिक्शनरी। इसमें आंसर क्या होगा, लुक अप। आप है ना, यू कैन लुक अप वर्ड्स, आप शब्दों को एक डिक्शनरी में क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो लुक अप आंसर क्या होगा, ए नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। टू ड्राइव होम, चूज द करेक्ट मीनिंग। ठीक है, टू ड्राइव होम कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो टू ड्राइव होम कहने का मतलब होता है आपको टू एम्फेसाइज। क्या होता है, टू एम्फेसाइज। टू ड्राइव होम कहने का मतलब होता है टू एम्फेसाइज, मतलब कहने का मतलब है किसी चीज़ पे जोर देने को बोलते हैं हम लोग एम्फेसाइज, और टू ड्राइव होम कहने का मतलब भी होता है किसी पे जोर देना, किसी चीज़ पे जोर देना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सर्वेंट का स्पेलिंग चूज करना है, सबको पता है। ठीक है, ACRVANT, देखो VENT नहीं होता है, गलती हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा। ACRVANT सर्वेंट मतलब नौकर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्या है, सिचुएशन। आई ट्राई टू रिजॉल्व द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मैं जटिल जो समस्याएं होती है, सिचुएशन होता है, परिस्थिति होता है, उसको रिजॉल्व करने की, उस समस्या को खत्म करने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश किया हूँ या कोशिश किया था। यहाँ पे ट्राइड है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, किया या किया था। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एडजेक्टिव चूज करने के लिए, तो एडजेक्टिव इसमें क्या होगा, तो एडजेक्टिव होगा आपका कॉम्प्लेक्स। एडजेक्टिव क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता बताता है। ओके, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो सिचुएशन यहाँ पे नाउन है और कॉम्प्लेक्स क्या है, एडजेक्टिव है। आंसर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 35 का आंसर होगा आपको कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हार्डली हैड ही लेफ्ट, 36 नंबर क्वेश्चन। डैश हिज ब्रदर कैम, कह रहा है हार्डली हैड ही लेफ्ट, मतलब वो अपना रूम छोड़ा ही था, या मतलब वो वहाँ से गया ही था, जैसे ही गया वैसे उसका ब्रदर जो है आया, उसका भाई आया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपको, A, B, C कहाँ है, नीचे करना पड़ेगा, रुकिए, आ गया। हमको लगा बोर्ड जो है दुइये को क्वेश्चन दिया था का। हार्डली हैड ही लेफ्ट डैश हिज ब्रदर केम, तो हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन हिज ब्रदर कम, जैसे ही वह घर छोड़ा था या वहाँ से गया उसका भाई वहाँ पर आया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, व्हेन। व्हेन मतलब होता है जब या कब, तो यहाँ पे जब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। वी शुड डैश द प्लेन नाउ। ठीक है, वी शुड डैश द प्लेन नाउ, प्लेन जो होता है हवा में उड़ता है ना, एरोप्लेन, हवाई जहाज, उसके बारे में कह रहा है। वी शुड, हम लोगों को चाहिए, प्लेन को अब करना चाहिए। क्या चीज़ करना चाहिए, तो हम लोग को प्लेन को अब करना चाहिए, बोर्ड करना चाहिए। बोर्ड का मतलब होता है, मतलब अथी पर लगा देना। क्या चीज़ पर लगा देना, जो नहीं होता है जहाँ पे पैसेंजर जो है चढ़ता है वहाँ पे बोर्ड करना। बोर्ड मतलब होता है अपने स्थान पे लगा देना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बोर्ड होगा। ये बोर्ड, ए जो है स्पेलिंग सही है, बाकी जो स्पेलिंग है वो क्या है, गलत है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का जो सिनोनिम होता है, सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द। सिनोनिम मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द होता है। ओके,
तो रेक्टिफाई का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो रेक्टिफाई का समानार्थी शब्द जो होता है वह क्या होता है? टू करेक्ट। समानार्थी मतलब होता है समान अर्थों वाला। तो रेक्टिफाई मतलब होता है सुधारना और करेक्ट मतलब भी होता है उसको सही करना। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देख लेते हैं। ओके, चूज द करेक्ट, यहाँ चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा चुनना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा इसका चुनना है। सिंपैथेटिक का उल्टा चुनना है। सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण जो काम करता है उसको। तो सिंपैथेटिक का जो उल्टा होगा एंटोनिम मतलब उल्टा जो होगा वह होता है दोस्तों आपको क्या? इनसेंसिटिव। क्या होता है? इनसेंसिटिव। ठीक है, सिंपैथेटिक का उल्टा क्या होता है? इनसेंसिटिव। सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण और इनसेंसिटिव मतलब होता है असंवेदनापूर्ण। कौन देखने जाएगा, जो मर रहा है मरने दो, ऐसे वाला बात है। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। योर फ्रेंड्स डैश फॉर यू फॉर एन आवर। कह रहा है आपके जो दोस्त है वह कितने घंटे से? 1 घंटे से कथी कर रहे हैं? आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो योर फ्रेंड्स, ठीक है, वेटेड फॉर यू, हाँ ठीक है, योर फ्रेंड्स वेटेड फॉर यू फॉर एन आवर। अगर इसमें जो है हैव बीन लगा देता, ठीक है, हैव बीन लगा देता या हैड बीन लगा देता फिर भी सही हो जाता, लेकिन हैव बीन हैड बीन नहीं है। तो एक ही हम लोग का चारा बचता है वेटेड, और दूसरा इसमें कोई फिट सेंटेंस नहीं बैठेगा। वेटिंग डायरेक्ट नहीं लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर नहीं होता है, वर्ब फोर यह है, वर्ब फोर नहीं होगा। और यह वर्ब वन है ना, वर्ब नहीं, वर्ब 5 है। तो वर्ब 5 का इस्तेमाल या वर्ब 1 का इस्तेमाल जो है हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। विल वेटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है। विल भी वेटिंग अगर रहता तो कुछ काम बन जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वेटेड होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश्ड द असाइनमेंट। ठीक है, इसका आंसर जो होगा आई हैव बीन वर्किंग, है ना, आई हैव बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड, मैंने सारे आफ्टरनून दोपहर में, दोपहर के बाद में मैंने काम किया है ना, एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, और अभी अभी मैंने इस काम को, असाइनमेंट मतलब क्या होता है? काम को, वर्क को पूरा किया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हैव बीन। ओके, यह जो टेंस है, यह टेंस है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। देयर इज अ वॉल डैश द गार्डन। ओके, देयर इज अ वॉल डैश द गार्डन, करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है। तो प्रीपोजिशन चुनने के लिए हम क्या करेंगे? तो देयर इज ए वॉल अराउंड, अराउंड मतलब अराउंड द गार्डन, देयर इज ए वॉल मतलब गार्डन के चारों ओर क्या है? अराउंड मतलब होता है चारों ओर एक दीवार है। ओके, आंसर क्या होगा? अराउंड। एक्रॉस मतलब गार्डन के वही पर दीवार है, फार होता है दीवार क्या? ऑन मतलब गार्डन में ही दीवार है, इनटू मतलब गार्डन के अंदर, ऐसा नहीं है। ठीक है, अराउंड होगा, अराउंड मतलब चारों ओर। दे यूजुअली, वे लोग आमतौर पर स्पेंड देयर हॉलीडेज, है ना, अपना समय बिताते हैं, छुट्टियों का समय बिताते हैं इन डैश माउंटेन्स। कहाँ बिताते हैं? तो माउंटेन्स पहाड़ियों में बिताते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपको, है ना, इन द माउंटेन्स। ठीक है, मतलब पहाड़ियों में, किसी खास पहाड़ियों में यह बिताते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? माउंटेन्स। ठीक है, द माउंटेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन है, ही मेड अ क्लीन, क्या है? ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड इसमें तो है ये नहीं है, अब अंडरलाइन वर्ड लाइएगा कहाँ से? तो अंडरलाइन वर्ड इसमें नहीं दिए हुआ है, लेकिन हम बताते हैं कि अंडरलाइन वर्ड होगा क्या। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड आपका होगा, ठीक है, ब्रेस्ट। क्या होगा? ब्रेस्ट। ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट मतलब कन्फेस्ड ऑनेस्टी।
क्या होगा? कन्फेस्ड ऑनेस्टी। इसका आंसर क्या होगा? ब्रेस्ट का मतलब होता है क्लीन, ब्रेस्ट का मतलब होता है कन्फेस्ड ऑनेस्टी। क्लीन ब्रेस्ट मतलब होता है जो सीना है ना, वह क्या है? आपको क्लीन है। क्लीन मतलब साफ है, दिल साफ दिल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा मतलब जान लेते हैं। ओके, ठीक लगेगा। He made a clean breast of his during the last stage of his life। मतलब जिंदगी के अंतिम क्षण में, अंतिम पड़ाव में, जब 70, 80, 90 वर्ष का हो गया, सारा जो है ऑर्गन काम करना छोड़ दिया हुआ है, जो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, डेथ बेड पर मरने ही वाला है, तब वह कन्फेस्ड ऑनेस्टी मतलब अपनी ईमानदारी को वो स्वीकार किया कि अरे मैं बहुत ईमानदार हूँ। ठीक है, अंत में, जीवन के अंतिम क्षण में। ऐसे पहले जो है भारी बेईमान आदमी था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कन्फेस्ड ऑनेस्टी। ठीक है, लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम दिनों में। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन हु डज नॉट, इसको मिटा देते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। ठीक है, और जिसको, जो भगवान को मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के होने पर जिसको संदेह है, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है क्या? उस व्यक्ति को कहा जाता है एथिस्ट। क्या कहा जाता है? एथिस्ट। ठीक है, एथिस्ट मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान को मानता नहीं है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एथिस्ट, हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, एथिस्ट मतलब होता है आस्तिक, जो भगवान को मानता है उसको बोलते हैं आस्तिक। ठीक है, आंसर क्या होगा? एथिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन हो, दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। यह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जो क्वेश्चंस है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप अंतिम तक इसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए, यस्टरडे, जहाँ यस्टरडे लगा होगा, एगो लगा होगा, बिफोर लगा होगा, समझ जाइएगा कि सिंपल पास्ट टेंस का है। और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अब सुनिए, यस्टरडे आई डैश फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। ओके, तो यस्टरडे, इसमें जो है आपको वर्ब टू नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आपको पास्ट रूप चुनना पड़ेगा। तो पास्ट रूप इसमें कौन है? एक गो है ये, हैड। हैड मतलब होता है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो पास्ट टेंस यही है, ये पास्ट टेंस है नहीं, ये पास्ट टेंस है नहीं, ये पास्ट टेंस है नहीं, ये तीनों पास्ट टेंस नहीं है। तो आंसर क्या होगा? हैड टू। यस्टरडे आई हैड टू फिनिश माई ज्योग्राफी प्रोजेक्ट, कल मुझे अपना ज्योग्राफी का काम, ज्योग्राफी का जो टास्क था उसे पूरा करना पड़ा था। ठीक है, आंसर क्या होगा? हैड टू। 46 का क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, he dash to Agra tomorrow। ओके, he will go to Agra tomorrow। वह कल आगरा जाएगा। गागेगी लगा हुआ है, इसका मतलब will का इस्तेमाल होगा, वह कल आगरा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। आई लाइक चाइनीज फूड, मुझे चाइनीज फूड पसंद है, या मैं चाइनीज फूड पसंद करता हूँ। डैश माई हस्बैंड डजंट लाइक इट ऑल। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गया। शादी नहीं करना चाहिए, पहले पूछ के करना चाहिए कि आपको चाइनीज फूड पसंद है, तो कहेगा नहीं तो हम ब्याह नहीं करेंगे। नहीं तो चाइनीज फूड उसको पसंद नहीं है, उसको पसंद है, तब आप हल्ला हल्ला होते रहेगा, मैं चाइनीज खाऊंगी, मैं इंडियन फूड खाऊंगी, दाल भात जो भी हो, एनीथिंग। ठीक है, तो पूछ लीजिएगा शादी उदी करने से पहले तो चाइनीज पसंद है कि क्या पसंद है। आई लाइक चाइनीज फूड बट, है ना, ये जो है ना, आई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? देखिए, एक जो है बाल, बड़की बाल वाली कौन होती है? लड़की होती है, लड़की के लिए। यह सब जो है चाइनीज मोमो जो है, ये सब है ना, चारा पड़ा जो है खाती है ज़्यादा ये सब। ठीक है, और तनका दिन के बाद जो होता है भैंसी हो जाती है।
हाँ, टी मतलब सब नहीं होती है, जो खाती है सो होती है। आई लाइक चाइनीज फूड, मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूँ, नई नवेली शादी हुआ है। लेकिन बट माई हस्बैंड डजेंट लाइक इट ऑल, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ओके, काहे पसंद करेगा, ये जो है चाइनीज पाइनीज जो है नहीं खाना चाहिए। आंसर क्या होगा, बट। ठीक है, 48 का क्या होगा आंसर आपको, बी नंबर, बट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इट इज वेरी हॉट आई कांट गो आउट, कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस करने का, दोनों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो दोनों का कंबाइन करने से होगा इट इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाहर जाना। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज में यही होगा, ये सब जो है आपका अर्थ नहीं देता है। ओके, बी डैश अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। ओके, बी क्या होगा, वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, हम लोगों ने बहुत सारे वॉलंटियर वर्क किया, मतलब हम लोग बहुत सारे वॉलंटियर वर्क करते हैं। वॉलंटियर वर्क मतलब समझते हैं, नहीं कहते हैं। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आपकी हार्दिक अभिनंदन करती थी, करती है और करती ही रहेगी। ये वॉलंटियर वर्क होता है। क्या माइक जो पकड़ता है वो जिंदगी भर स्वागत करते रहता है, श्री श्री बोलते रहता है, नहीं, वॉलंटियर वर्क है ना। ज़्यादा भीड़ भाड़ा का हो गया तो इतना बड़का को बैच आता है, बस साट दिया, हाँ श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, उसको पता वता दे दिया, कहता हाँ वॉलंटियर है वो, आप इस लाइन में लगिए, आप उस लाइन में लगिए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। ठीक है, आप जो है लड़का इधर चलो, चलो जी इधर, लड़की का लाइन है उधर, उधर नहीं चलेगा। तो वॉलंटियर वर्क होता है। ठीक है, तो वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, हम लोग बहुत सारे वॉलंटियर वर्क करते हैं। वॉलंटियर मतलब होता है थोड़े समय के लिए जो काम करता है उसको वॉलंटियर वर्क कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चुमान करने पहले आ गए हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, ये चुमान हो रहा है। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ओके, इसमें करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, चुनना है। चूज मतलब क्या होता है, चुनना है। सही वाक्य को चूजिए, मतलब चूज कीजिए। 4 गो सेंटेंस दिया हुआ है ABCD, इसमें से सही चूज करना है। तो इसमें जो है आपका होगा लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड सम पीस, चलिए हम लोग चर्च चलते हैं कुछ शांति के लिए। शांति मतलब लड़की नहीं है, दिमागी आत्मा के रूपी शांति के लिए हम लोग चलिए चर्च चलते हैं, इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन है एवरीबडी डैश लिविंग नाउ। ओके, तो एवरीबडी में जो लगेगा वह कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन है, तो इज लिविंग नाउ। और नाउ जो लगा हुआ है यह बताता है कि यह प्रेजेंट टेंस में होगा। प्रत्येक व्यक्ति इज लिविंग नाउ अब छोड़ के चला गया है या छोड़ रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अब छोड़ रहा है, किसी चीज को छोड़ रहा होगा, क्लास को या कोई चीज को। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका इज होगा। ओके, चलिए व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, कह रहा है कि हाउ सरप्राइजिंग, यह कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यह सेंटेंस जो है वह एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है। आपको बताए थे यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, तो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा ऐसन वाला, ये चिन्ह जहां रहेगा उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा, सी नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन है द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स डेट यू यहाँ पर गलती लिखे हुआ है। बोर्ड जो है ना, कौन अनहरा जो है कन्हा टाइपिस्ट को रखे रहता है, जो है गलती कर देता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन भी करेगा, फिर भी काहे छूट जाता है ना पता, चेक करता है कि नहीं करता है कि सीधे आजा बिहार बोर्ड है, अंग्रेजी का कौन जो है दे दो, सब सही है। यू होगा, यहाँ पे क्या होगा, यू होगा। द कंट्री लाइज डैश दोज माउंटेन्स डैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर। योर कैन सी, योर जो है नहीं होगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। तो इसके करेक्ट
है ना, करेक्ट जो है इसमें चूज करना है, तो इसका करेक्ट होगा आपको बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है के पार। क्या होता है? के पार, मतलब इसके पार, ठीक है, नदिया के पार, फिल्म नहीं है वो, बियॉन्ड। द कंट्री लाइज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स, ठीक है, यह जो देश है वो उन पहाड़ियों के उस पार है। ओके, बसा हुआ है या बसा हुआ है कि डैट यू कैन सी फ्रॉम हेयर, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बियॉन्ड होगा। यहाँ पे योर नहीं होगा, यू होगा। समझ में आया? अच्छी बात है, समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे, फिर से समझाएंगे। दे आर प्राउड विनर्स, ठीक है, दे आर प्राउड विनर्स। तो एडजेक्टिव चूज करना है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण क्या बताता है? तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होगा? प्राउड होगा। तो आंसर क्या होगा? प्राउड, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन। Does a mother not love her child? Choose the correct assertive sentence. Assertive sentence मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वेगेटिव सब नहीं रहता है। तो assertive sentence आपको चूज करना है। तो क्या होगा? ए मदर लव्स हर चाइल्ड, एक माँ जो है अपने बच्चों से प्यार करती है या बच्चों को प्यार करती है। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर। 56 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी, ए मदर लव्स हर चाइल्ड। ये आपका है assertive sentence है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। नोबडी, 57 नंबर क्वेश्चन, नोबडी शुड डैश ऑन द पुअर, कह रहा है किसी को भी, है ना, गरीबों पर क्या नहीं करना चाहिए? तो लुक डाउन नहीं करना चाहिए। किसी को, नोबडी मतलब किसी को नहीं, शुड लुक डाउन ऑन द पुअर, है ना, गरीबों पर लुक डाउन करना चाहिए, मतलब खराब नजरिए से गरीबों पर नहीं देखना चाहिए, है ना, उसको जो है ज़्यादा जो है गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। नहीं समझना चाहिए ना, आप लोग नहीं समझिएगा ना, गलत बात है। ओके, डैश आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, कह रहा है जो आर्टिकल वह पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो द आर्टिकल, कोई खास आर्टिकल पढ़ रहा है। आर्टिकल मतलब क्या होता है? आर्टिकल मतलब ये मत समझिएगा ए एंड द का इस्तेमाल या नहीं। आर्टिकल मतलब होता है संवैधानिक या पोल साइंस में अनुच्छेद होता है। तो जिस अनुच्छेद को वह पढ़ रहा है इज वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत लाजवाब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। ओके, 59 नंबर देखिए। यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन डैश कोरोना वायरस, कह रहा है कि मास्क, वो जो जाबी जो आता नहीं है, जो हम बिना जाबी के जब निकलते थे कोरोना वाला काल में, तो पुलिसवा सब मार डंडे से ठीक कर देता था, उसी मास्क के बारे में बोल रहा है, ठीक है। वो जो नाक पे लगाते हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, अरे खाक झूठों का ऐसी है। ठीक है, लगा लेते हैं धूलकन से, ठीक है। चलिए वैसे कोई कोरोना वायरस है, सब मास्क लगावे किया था, तो काहे कोरोना पकड़ लिया। हम 3-3 को सुई भोंकवाए हैं, लेकिन फिर भी ओकरा बादो जो है बड़ी माथा दर्द, देह हाथ दर्द होने लगा, तो हम समझ गए कि कोरोना धर लिया है। लेकिन चलिए ठीक हो गए तो ठीक हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मास्क लगाए हुए थे, है ना। यूज मास्क एज ए प्रिकॉशन, प्रिकॉशन मतलब सावधानी के तौर पे डैश कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के खिलाफ या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एंगेस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। यूज अ मास्क अ प्रिकॉशन एंगेस्ट कोरोना वायरस, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। नहीं, लास्ट क्वेश्चन इसका नहीं, ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग बुक स्टार्ट करेंगे। 61 नंबर से हमारा बुक स्टार्ट है। बुक का क्वेश्चन आएगा 60 नंबर तक, जो है वह व्याकरण, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर। दिस डेज, आजकल, राम डैश हिज होमवर्क क्वाइट ऑफेन, कह रहा है आजकल राम जो है अक्सर अपना होमवर्क करना भूल जाता है, बिल्कुल ही भूल जाता है। क्वाइट ऑफेन मतलब अक्सर ही भूल जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फॉरगेट, ठीक है। चलिए यह क्वेश्चन और यह डिस्कशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
अब यह जो 61 क्वेश्चन नंबर से शुरू है वह आपको टेक्स्ट से शुरू है। टेक्स्ट कहने का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, मतलब रेनबो आपका जो पार्ट 2 है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इस दोनों से आपको इसमें यह 40 क्वेश्चन जो है 61 से लेके और 100 तक इसमें दिया गया है। इसमें समय नहीं लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और मेरा सजेशन आपको रहेगा कि जब भी आप एग्ज़ाम दीजिए या टेस्ट एग्ज़ाम दीजिए या जो भी, मेरे पास जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उसको मैं यही सजेशन देता हूं कि जब भी आप इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करें तो सबसे पहले आप प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट मतलब किताब का क्वेश्चन सॉल्व करें, और किताब के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन जितना नहीं बना है उतना जो है ग्रामर से बनाने के लिए पहले ग्रामर को टच नहीं करना चाहिए। ग्रामर जो है वह अंग्रेज को भी नहीं आता है, तो हम और आप क्या है उसमें बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, बुक के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, वो आपको अच्छी तरह समझ में भी आता है, क्योंकि बुक का क्वेश्चन है। हम लोग कहानी पढ़ने और रचने में तो पूरी दुनिया के बादशाह है, बेताज बादशाह है, ठीक है। मतलब अभी शुरू हुए, अभी सोच के और कहानी बना भी दिए, कविता बना भी दिए, लेकिन अंग्रेजी के ग्रामर जो है वह बहुत दिक्कत होता है उसमें। तो सबसे पहले आप बुक का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और जितना क्वेश्चन होता है सॉल्व कीजिए, और जो बच जाए वह ग्रामर में से चुन चुन कर सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसमें 40 को क्वेश्चन है तो मान के चलिए 35 क्वेश्चन आप इसमें से सॉल्व कर लिए, और बचा कितना 50 पुराने के लिए 15, तो 15 ग्रामर को टच कर लीजिए, ठीक है। तो जाके मैक्सिमम मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव में सही बनेगा, ठीक है। लगता है कि हाँ यह सही है, लेकिन वह सही ग्रामर में होता एक्चुअली में नहीं है। खास करके प्रीपोजिशन और भी 2-4 चैप्टर है उसमें बहुत दिक्कत होती है। वही कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, तो ग्रामर बुलाएगा, आजा रे आजा, मुझे टिक लगा जा, लेकिन लगाना नहीं है। पहले किसका लगाना है? बुक का क्वेश्चन लगाना है। ओके, चलिए हम लोग बुक का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी इसको लिखे हैं। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन इज डैश। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वह किस पर आधारित है? तो बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, वह भगवान पर विश्वास पर आधारित हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, ठीक है। यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह चैप्टर से लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। आपका रेनबो का जो है पहला चैप्टर है। रेनबो का क्या है? पहला चैप्टर है। इसको लिखा किसने है? MG महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। इसी में रहता है इंडियन सिविलाइजेशन नहीं, यूरोपियन सिविलाइजेशन। बेस्ड ऑन, तो किस पे बेस्ड आधारित है? ऑन द मैटर पर आधारित है। मैटर मतलब पदार्थ पे आधारित है, ठीक है। उसको भौतिक सुख सुविधा खूब चाहिए, प्लेन है ना, खूब AC उसी में सुतल हो, हाँ वही सब चाहिए उसको। चलिए, लेकिन हम लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और सभ्यता संस्कृति हम लोग आज तक खोए नहीं हैं। महात्मा गांधी के विचार के, है ना, विचार से यही पता चलता है। कहने का मतलब है कि हम अभी कितना भी जीन्स और टॉप क्यों ना पहन ले, लड़कियों के लिए खास करके बोल रहा है, लड़का सब तो वैसे पहनता है, ठीक है, लेकिन ब्याह जब करेंगे तो भारतीय परिधान पहन के करेंगे। चाहे अभी कितनी हाल में ही कितने हीरो हीरोइन की शादी हुआ है, वह टॉप लेवल में जीन्स और फलना टेकना जो फाटल चिटल पहनता है, लेकिन शादी जो है वह साड़ी में ही होता है, और पीला पीला साड़ी, ठीक है, वो वाला बात में, ठीक है। और लड़का सब धोती कुर्ता में शादी करता है, भले कितना भी सूट क्यों ना पहन ले, ठीक है। तो यही सब है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी वॉज नोट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, जो मटेरियल प्रोग्रेस है वेस्टर्न कंट्री का, उससे क्या नहीं थे? तो इनोमेड, क्रिटिकल, प्लीज्ड या कंटेम्प्चुअस, ठीक है ना, कंटेम्प्चुअस, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा? इन एमोड, ठीक है। आंसर क्या होगा? 62 का होगा इन एमोड। महात्मा गांधी जो है वह वेस्ट के मटेरियल प्रोग्रेस से वह प्रसन्नचित नहीं थे, उसका वह बखान नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि मटेरियल प्रोग्रेस जो है हमें तकलीफ ही देता है, छोटा थोड़े समय के प्लीजर देता है और परमानेंट दुख के दलदल में धकेल देता है,
ठीक है, तो इसलिए इनोमर्ट उसकी प्रशंसा नहीं करते थे, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए शॉर्ट स्टोरी, ए पिंच ऑफ स्नफ इज डैश, ठीक है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ शॉर्ट स्टोरी, एक पिंच ऑफ स्नफ जो है एक चुटकी सूंघनी, इसको लिखा है किसने, मनोहर मालगांवकर ने, और इसी में कौन है, नानू काका है आपके, ठीक है। तो नानू काका जो है वह एक पिंच ऑफ स्नफ, सिल्वर पिंच ऑफ मतलब सिल्वर का क्या एक पिंच ऑफ स्नफ रखे रहते हैं, ठीक है, कहने का मतलब सिल्वर बॉक्स रखे रहते हैं, उसमें स्नफ रखते हैं, स्नफ मतलब होता है खैनी का बुकनी, और वो सूंघते रखते हैं उसमें से निकाल निकाल के, ठीक है। इसको लिखा है किसने, पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर को मनोहर मालगांवकर ने लिखा है, और वो कैसे राइटर थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक ग्रेट नेशन बनना है, एक 63 नंबर क्वेश्चन छूट गया है का है कि हो गया, एक मिनट, ये तो बेसी ने बढ़ा दिए, एक मिनट देखते हैं, 63 हो गया है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है, इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ डैश, ठीक है, तो उससे किसके समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो निग्रोज के समस्या को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, किसको, तो अमेरिकन लोगों को अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र के रूप में देखना है तो निग्रो लोगों को वह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए, ठीक है। निग्रो लोग जो होते हैं, जो हड़िया के पेनी की तरह जो काले होते हैं, एकदम कौवा झौवा जो है, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में खास करके ऐसा लोग रहता है, साउथ अमेरिका में लोग रहता है, ठीक है, तो उसी कड़िया झुमझुम जो है, झाड़ को जो बोलते हैं निग्रो बोलते हैं, और निग्रो के साथ जो है गोरे लोग, मतलब गोरे अमेरिके जो है, अमेरिकन जो है वो बहुत अन्याय करता था, ठीक है। तो इसी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहे हैं कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो निग्रो के समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, निग्रो को भी वो इज्जत रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्नार्ड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन, बर्नार्ड रसेल जो थे वह एक दार्शनिक थे और एक गणितज्ञ थे, ठीक है, बर्नार्ड रसेल फिलोसफर एंड अ मैथमेटिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचर हु कॉट सेवई प्लेइंग विथ गॉड, ठीक है, कह रहा है जो टीचर जो है सेवई को क्या करते हुए देखा, सेवई को है ना पॉलिश करते हुए देखा, कथी को, गोड को, अपने डेस्क के नीचे स्कूल के आवर में ही, इथिक्स टीचर उसको धर लिए थे, ठीक है, सेवई को, कि गोड को जो है पॉलिश कर रहा था, तो और उसको सेवई को क्या किया गया, तो पनिश्ड हिम दिए, पनिश्ड हिम मतलब होता है उसको सजा दिया, ठीक है। द टीचर हु कॉट सेवई प्लेइंग विथ गॉड पनिश्ड हिम, उसे वह सजा दिए थे, ठीक है। अप्रिशिएट मतलब होता है, हाँ ठीक है, बहुत बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हो, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा नहीं किए थे, डी अप्रिशिएट हिम, उसे डी अप्रिशिएट भी नहीं किए थे, अवार्डेड हिम, उसे उपहार दिए नहीं, पनिश्ड हिम, उसे सजा दिए थे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं, 67, ये चाइल्ड बॉन्ड से ये क्वेश्चन है, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, कह रहा है बांग्लादेश में, बांग्लादेश देश है, कंट्री है, अपने सटा हुआ ही है, पहले पाकिस्तान था अब बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो इन बांग्लादेश में जो बच्चे होते हैं वह किसके द्वारा देखभाल किए जाते हैं, लुक्ड आफ्टर मतलब होता है देखभाल किए जाते हैं, किसके द्वारा देखभाल किए जाते हैं, तो यह देखा जाता है किसके द्वारा, होल फैमिली के द्वारा, मतलब संपूर्ण जो पूरा परिवार होता है ना, पूरा जो परिवार होता है उसके द्वारा बच्चे का देखभाल होता है। जैसे सुबह देंगे ना, दादी माँ जो होता है बच्चा को एकदम गरम तेल लगा के उसका जो हड्डी जो है मजबूत करती है, पूरा ऐसे करके, है ना, देखे होइएगा आप जो है दादी माँ लोग, दादाजी उसको घुमाने ले जाते हैं, ठीक है, और उसकी जो चाची उची जो होती है उसको स्नान कराती है, और उसकी मम्मी जो है उसका जो है खाना उना खिलाती है, मतलब सब पूरा फैमिली मिलकर एक बच्चे का क्या करती है, ध्यान रखती है, उसका परवरिश करती है, कोई एक व्यक्ति इंडिविजुअल बच्चे का परवरिश नहीं करती है। अपने भारत में भी यही हाल है, ठीक है, जैसे हम लोग का परवरिश हुआ है सब लोग मिलके किए, नहीं कि एक इंडिविजुअल नहीं किए, ठीक है।
द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली एक अखबार है, इज कंट्रोल्ड बाय डैश फैक्टर। कह रहा है कि एक पॉपुलर जो अखबार होता है उसका एडिटोरियल जो पॉलिसी होता है संपादकीय, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया आता है? तो 2 फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया आता है। आंसर क्या होगा? 2 फैक्टर। ठीक है, 68 का क्या होगा? बी, 2 फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एडिटोरियल पॉलिसी आंसर क्या होगा? 2 चीफ फैक्टर है जो एडिटोरियल पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश अ वीक। कर रहा है बेंजी की जो मुर्गियां थी वह सप्ताह में कितने अंडे देती थी? तो बेंजी की जो मुर्गियां है वह एक सप्ताह में 200 अंडे दिया करती थी। कितने अंडे दिया करती थी? 200 अंडे दिया करती थी। किसकी मुर्गी? बेंजी की मुर्गी। यह कौन से चैप्टर से लिया गया है क्वेश्चन? तो द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? द अर्थ से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 69 हो गया, 69 के बाद आ गया आपका 70, इसको मिटा देते हैं। ओके, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ डैश। ठीक है, कह रहा है इंडिया जो था उसके पार्ट किसके? पर्लेस बक लाइफ। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई जो चैप्टर है हमारे रेनबो पार्ट 2 में है ना, 12th के बुक में, उस पर्लेस बक ने उन्होंने इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई लिखा है और इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि इंडिया जो है वह मेरे जिंदगी का एक हिस्सा था। कैसे हिस्सा था? क्योंकि उसके मम्मी और पापा जो थे वह कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और वह कहाँ रहने के लिए चले गए? चाइना रहने के लिए चले गए अपने धर्म के प्रचार के लिए। और चाइना में ही उनको 2 व्यक्ति मिले, पति पत्नी, और पति पत्नी वो थे कहाँ के? तो इंडिया के थे। और जो पति थे मतलब जो पड़ोसी थे पर्लेस बक के, जो लड़का था वह था इंडिया का और उसकी पत्नी भी थी। तो लड़का डॉक्टर था, तो उसके फैमिली डॉक्टर बन गए थे। कौन? इंडियन फैमिली। ठीक है, तो ये वही डॉक्टर से, उन्हीं इंडियन फैमिली से वह भारत के बारे में बचपन से सुनी थी और वह घूमने भी भारत आई थी। और यहाँ के जो क्या थे शहरों के जो नौजवान व्यक्ति है उनसे और जो गांवों के जो किसान हैं उनसे वह मिलने आई थी। ठीक है, कौन? पर्लेस बक। तो इंडिया हमेशा से उसके जिंदगी का एक हिस्सा रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आ गया मैरिज प्रपोजल वाला। नतालिया। नतालिया इज द डॉटर ऑफ डैश। नतालिया किसकी बेटी थी? तो नतालिया जो थी वह चुबकोव की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चुबकोव की बेटी थी। ठीक है, यह समझ में आया? नतालिया किसकी बेटी थी? चुबकोव की। और नतालिया जो है वह इवान वैसिलेविच। ठीक है, ये एक को नाम है, ये अलग अलग दे दिए हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए तो चुबकोव की बेटी थी। और लोमोव, इसमें एक और कैरेक्टर आता है लोमोव। तो लोमोव की यह है ना पत्नी कहिए या लोमोव इसको पसंद करता था। किसको? नतालिया को पसंद करता था। ठीक है, खूब पसंद करता था। लोमोव जो है 35 साल का हो चुका है और उसका ब्याह नहीं हुआ है दोस्तों। और नतालिया जो है 25 साल की हो गई है, उसका भी विवाह नहीं हुआ है। तो लोमोव जाता है प्रपोज करने के लिए। किसको? नतालिया को, कि आप मुझसे शादी कीजिएगा। और ये डर रहा है, थरथरा रहा है कि भाई मैं 30 वर्ष के हो चले हैं, मेरा क्रिटिकल एज चल रहा है ना, कहीं वह ना कह दी तो हम जो है कुमारे जो है मरेंगे, शादी कोई करने वाला मुझसे नहीं है। मोटा है, हाइपोकॉन्ड्रियाक है, नर्वस टेम्परामेंट उसका रहता है, मतलब हमेशा थरथराते रहता है डर के मारे। ठीक है, तो यही सब कहानी है इसका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। तो रिलीजन जो है, धर्म जो है भारत में हमेशा से रहा है। मतलब जब से भारत है, भारत देश है, हमेशा से भारत देश रहा है। ठीक है, हिंदू इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सभ्यता हमारी ही है। ठीक है, तो हमेशा से जो है धर्म हमेशा भारतीयों के जीवन का एक हिस्सा रहा है। ओके, और इसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं।
धर्म खत्म हो गया, हमारी सभ्यता संस्कृति क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे धर्म है तभी तो हम लोग धोती उती पहन के, साड़ी उड़ी पहन के ब्याह शादी और पूजा पाठ कर लेते हैं। धर्म नहीं रहेगा, पूजा पाठ नहीं होगा तो हम लोग धोती पहनने जाएंगे, हम लोग कुर्ता पहनेंगे, हम लोग साड़ी पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। वो फटा चिटा जो है, जो भी आज जो फैशन तैशन वाला जो है वो वही सब पहनेंगे। तो धर्म रहना चाहिए, ठीक है, लेकिन धर्मांध नहीं होना चाहिए किसी को, धर्म के मद में अंधे, ठीक है। तो ए रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में रिलीजन हमेशा से रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेवईज मदर वाज डैश विद हिम, कह रहा है सेवई की जो माँ है वह उसके साथ क्या थी, तो सेवईज मदर वाज सैड विद हिम, सेवई के साथ साथ सेवई के माँ भी क्या थी, उससे दुखी थी। सेवई तो दुखी था ही, टीचर उसको बड़ी बात कहा था और उसकी मम्मी भी दुखी हो गई थी। क्यों? टीचर जो है उसकी मम्मी को भी नहीं छोड़ा, मम्मी को भी बहुत बात किया है कि आपकी ड्यूटी थी इसको सुधार कर रखने के लिए, क्या करता है क्या नहीं करता है, आपने ध्यान नहीं दिया इसलिए बिगड़ गया है। तो मम्मी भी जो है सॉब कर रही थी, खूब सीधा कर रो रही थी। चलिए इसका जो बपवा आया तो मार के तरी जो है कॉलर उठा के सीधा खड़ा करके मार तरीके जो है एकदम गर्दा उड़ा दिया मार मार के, ठीक है। चलिए तो 73 नंबर आंसर क्या होगा, सैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डैश ऑफ ए फ्यू वीमेन रेज्ड इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रॉबिंग ऑफ आवर मशीन, ठीक है। द वॉइसेज ऑफ फ्यू वीमेन, आंसर क्या होगा, द वॉइसेज ऑफ फ्यू वीमेन, कुछ औरतों की जो आवाज़ें है वो रेज्ड वार्निंग, वार्निंग के रूप में रेज्ड होता है, उठता है, लेकिन उसको मशीन के गड़गड़ाहट के बीच में कोई नहीं सुनता है, नहीं सुना जाता है, ठीक है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन, बेंजी शोड नो साइंस ऑफ डैश वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स, ठीक है। बेंजी जो था अपने मम्मी पापा को है ना बाहर जो अपने कार पर बैठाया, बाहर जो है छोड़ने के लिए चला गया, और उसके चेहरे पर थोड़ा भी इमोशंस नाम का चीज़ नहीं था, थोड़ा भी नॉर्मल इमोशंस या फियर या डर, एंजाइटी या सैडनेस, उदासी नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ भी उदासी नहीं था, नॉर्मल इमोशंस भी नहीं था। बेंजी शो नो साइंस ऑफ सैडनेस वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स, मतलब कोई भी उदासी उसके पास नहीं था, ठीक है। मतलब छोड़ दिया अपने मम्मी पापा को, जो है घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है। फुल चैप्टर जब पढ़ाएंगे है ना, क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे तो इसका जो है बताएंगे। चलो हटाइए, जो है आगे क्वेश्चन डिस्कशन करवा देते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स टू द पोएट, कह रहा है जो आग की जो लालिमा है वह पोएट को कैसा दिख रहा था, तो क्रूएल दिख रहा था, क्रूर दिख रहा था। वह पूरे जो है शरीर को क्या कर रहा था, जला रहा था, पूरा एकदम राख राख कर रहा था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, क्रूएल। 76 का क्या होगा, बी नंबर, ओके। हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वाल्ट विटमैन ने लिखा है, और वाल्ट विटमैन को कहा जाता है पीपुल्स पोएट, लोक कवि कहा जाता है, ओके। चलिए यह वाल्ट विटमैन जो थे वो अमेरिका के थे, ओके। और इन्होंने वाल्ट विटमैन ने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत ही फेमस किताब है लीव्स ऑफ ग्रास। एक चलते इसको मार मार के जो है कि धज्जी उड़ा दिया था, क्या है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का अश्लील किताब छापने का। यही लीव्स ऑफ ग्रास के लिए इसको जब बड़ा तरीके पीटा था जो है अमेरिका में, हाँ, और भागल खुरा था कि नौकरियों से निकाल दिया था कि भागो यहाँ से, जो है अश्लील किताबें छापते हो, हैं ई न चलबे, ई नहीं चलेगा अमेरिका में। चलिए सो वही सब, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, है ना, वाल्ट विटमैन। इस क्वेश्चन देखिए हम लोग, नर्स इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉन्ट्स, मतलब कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक कविता है, ठीक है। इसको लिखा किसने है, डब्ल्यू चौडे ने, और यह इसमें कह रहा है कि नर्स जो है यह कौन है, तो नर्स जो है एक फ्रूट नहीं है, एक बर्ड नहीं है, एक ट्री नहीं है, क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। प्लांट मतलब होता है छोटा पौधा, नर्स मतलब होता है छोटा, है ना, नवजात जो पौधा होता है छोटा सा उसको बोलते हैं नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, तो ये प्लांट है, ओके। प्लांट मतलब छोटा सा पौधा, ट्री नहीं है, पेड़ नहीं है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम पतझड़ वाला काल, है ना,
या शरद ऋतु एग्जिबिट्स द प्रिंसिपल ऑफ डैश इन नेचर, कह रहा है कि ऑट टू ऑटम में क्या दिखाया गया है, तो ऑट टू ऑटम में ब्यूटी दिखाया गया है, सुंदरता दिखाया गया है, किसका, नेचर, प्रकृति की सुंदरता दिखाया गया है। ओके, ऑट टू ऑटम, ऑटम मतलब होता है शरद ऋतु या पतझड़ ऋतु, शरद ऋतु कहिए, अपने यहाँ का जो है पतझड़ होता है, वहाँ पतझड़ जो है वो शरद ऋतु होता है, ठीक है। जो पतझड़ ऋतु के सुंदरता के शरद ऋतु के सुंदरता के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। ओके, एन एपिटाफ डील्स विथ अ ब्यूटीफुल डैश, ठीक है। एन एपिटाफ, एपिटाफ जो होता है वो समाधि लेख होता है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति को दफना दिया गया और वहाँ पे ऐसे जो है ऐसे रहता है और इस पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, उसका इंटरेस्ट किस में है, ये सब लिखा हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं एपिटाफ। ओके, तो यही चैप्टर है, यह कविता है एन एपिटाफ। और इसमें किसकी चर्चा हुई है, तो एक बेइंतहा खूबसूरत लेडी की चर्चा हुई है, ठीक है। पप्पी, पप्पी मतलब कुत्ते का छोटा बच्चा, इसकी चर्चा नहीं है इसमें। बेबी, बचवा का चर्चा नहीं है। गर्ल, लड़की की भी चर्चा नहीं है। किसकी चर्चा है, लेडी की चर्चा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर, द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, यह एक कविता है, 14 लाइन की कविता है। इज अ डैश, क्या होगा, द सोल्जर इज अ सोनेट, द सोल्जर जो है एक सोनेट है। सोनेट मतलब, सोनेट का हिंदी होता है कविता, लेकिन 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 माय डियर स्टूडेंट्स, सोनेट जो होता है 14 लाइन्स की कविता होती है। 14 लाइन्स की कविता को, 14 लाइन्स के पोएम को हम बोलते हैं क्या, सोनेट। क्या बोलते हैं, सोनेट, याद रहेगा। 14 लाइन की जो कविता होती है उसको बोलते हैं सोनेट। और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मिटा देते थोड़ा सा, 12 13 14, 14 लाइन की कविता हो गई। तो ऊपर से हम 8 लाइन छांट लेते हैं। ऊपर से जो 8 लाइन है उसको बोलते हैं हम ऑक्टेव, और नीचे का जो ये 6 लाइन आपका है, 6 लाइन्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेस्टेट। इसको क्या बोलते हैं, सेस्टेट, ठीक है। ऊपर का जो 8 लाइन है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और नीचे का जो 6 लाइन है उसको सेस्टेट बोलते हैं। 8 लाइन 8 लाइन्स लिख देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा। तो 8 लाइन, 14 लाइन, टोटल 14 लाइन को सोनेट, ऊपर से 8 लाइन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव, और नीचे के 6 लाइन को सेस्टेट। ओके, यह पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार, तो इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता दीजिएगा। आगे बढ़े, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को पूरी ईमानदारी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बिना भूले बिसरे आप मेरा वीडियो देख पाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैकेविटी इज अ डैश कैट, तो मैकेविटी इज ए मिस्टी कैट, मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, ठीक है। द टर्म जोरस्टियन, जोरस्टियन का मतलब क्या होता है, इन फायर हिम, फायर हिम एक चैप्टर है, एक कविता है, जिसमें स्टैंड्स समझते हैं हम लोग। जोरस्टियन का मतलब होता है पारसी धर्म, जोरस्टियन का मतलब क्या होता है, पारसी धर्म, तो आंसर क्या होगा इसका, पारसी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं। इसको लिखा है फायर हिम को KKN दारूवाला ने, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नैक स्टैंड्स फॉर, ठीक है। तो इसको बता रहा है, स्नैक के बारे में बता रहा है कि स्नैक जो है एक राजा है जो वनवास है, वनवासी मतलब वह अपना पृथ्वी छोड़कर, अपना घर छोड़कर वनवास रहने के लिए चला गया है, ठीक है। कौन कह रहा है, तो इसमें जो राइटर है, जिसके लेखक है, वह कह रहे हैं कि जो स्नैक है एक किंग इन एग्जाइल है, ठीक है। किस चैप्टर में, तो स्नैक चैप्टर में। ओके, चलिए, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज क्या है, प्राउड ऑफ, किसमें, हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इसमें माई ग्रैंड मदर्स हाउस एक चैप्टर है, एक कविता का चैप्टर है, जिसको लिखा किसने है, कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है, कमला दास ने लिखा है। तो इस कमला दास जो है वो अपने जो दादी माँ के घर पे बचपन में समय बिताई रहती है, उस दादी माँ के घर के बारे में बता रही है। तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस अपने दादी माँ के घर के बारे में खूब तारीफ करती है, बहुत ज़्यादा जो है उसके बारे में, है ना, उसको नाज है कि दादी माँ के साथ रहते थे, कितना प्यार करती थी, ओहो हो, दूल्हा जो है प्यारे नहीं किया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है।
द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ ऑन अ डैश डे, तो ऑन अ हॉट डे, जो कवि है स्नैक चैप्टर का यह लाइन है, ठीक है। स्नैक चैप्टर का जो लाइन है, द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रफ, पोएट जो है वाटर ट्रफ मतलब पानी के नाद पर जाता है, ऑन अ हॉट डे, एक गर्म भरा दिन, गर्मी का दिन था, उसमें वह पानी पीने के लिए ऊपर से निकलकर और हाथ में पीचर लेकर मटका लेकर वह नीचे उतरता है, लेकिन वाटर ट्रफ पर पहले से ही जो है सांप जो है पानी पी रहा था, तो वहीं पर रुक जाता है कि बाप रे बाप जाएंगे तो कहीं काट लेगा, ऐ लगे यहीं पर देखता रहता है कि कैसे पानी पी रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा इसका? हॉट, ओके। 87 नंबर क्वेश्चन, Macavity is the bafflement of dash, the Macavity is the bafflement of Scotland Yard। Macavity जो है, Macavity एक बिल्ली है, बिल्ली मतलब ही बिल्ली है, मतलब लड़का बिल्ली है, बिल्ला उसको कहिए, ठीक है। तो मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जो है बिल्ली मैकेविटी एक उलझन है, एक समस्या है। स्कॉटलैंड यार्ड किसको बोलते हैं? तो लंदन पुलिस का जो मुख्यालय होता है, लंदन पुलिस का मुख्यालय, हेड क्वार्टर, ठीक है, HQ हेड क्वार्टर, उसको बोलते हैं हम लोग स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यह मैकेविटी क्या है? एक उलझन है, वह कभी उसको मिलता ही नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 88 द थीम ऑफ द पोएम एपिटाफ, एन एपिटाफ का जो क्या है थीम है, वह कैसा है? थीम मतलब होता है विषय वस्तु, इस कविता का कैसा है? तो इस विषय वस्तु है मेलांकोनिक, मेलांकोनिक मतलब दुख भरा, एन एपिटाफ मतलब होता है समाधि लेख, ठीक है। समाधि लेख में उसकी पत्नी रहती है, उसकी महबूबा रहती है, जो कह लीजिए, ठीक है। वह जो राइटर है वह उसके कब्र के नज़दीक जाता है और कहता है, देखो मर गई ना, कितनी खूबसूरत थी तुम जब तुम जिंदा थी, लाइट ऑफ स्टेप इन हॉट वाज सी, आहा कितनी मन चली थी, कितनी फुदकती थी, कितनी जो है इधर उधर घूमती थी, लेकिन अब मर गई ना, मर गई, अब तुम्हें कौन याद रखेगा? हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें कौन याद रखेगा? तुम्हें कोई याद रखने वाला नहीं है रे बाबा, कोई याद तुम्हें नहीं करेगा, ठीक है, जब मैं मर जाऊंगा। तो मेलंकोनिक है, वो दुख जाहिर कर रहा है, प्यार करता था तो दुख जाहिर हो गया करेगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द WH Auden द डैश हैज बिकम डम टू द सी द लीफलेस ट्री, कह रहा है बेजान वन में, है ना, जो पत्ते विहीन पेड़ पौधे है उसमें कौन जो है डम्ब है, गूंगा हो गया है। तो नाइटिंगल इज डम्ड है, वह डर के मारे कुछ बोल नहीं रही है, काहे कि ट्रोल्स जो है आत्मा हमें कहीं ले न जाए मेरे प्राण को खींचकर, इसलिए वह डम्ब है, चुपचाप जो है अपन घोंसला में जो है पड़ा हुआ है लीफलेस वुड में, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु रोट द स्कॉलर जिप्सी, कह स्कॉलर जिप्सी एक किताब का नाम है, यह एक बुक है। इस स्कॉलर जिप्सी को किसने लिखा है? तो स्कॉलर जिप्सी को लिखा है आपको मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्कॉलर जिप्सी, द स्कॉलर जिप्सी लिखा है, ठीक है। याद रखने वाला है, ये क्वेश्चन याद रखा जाता है, इसका कोई उपाय नहीं है, याद 2-4 किताब का नाम आएगा वो याद रखा, याद हो जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन देखकर याद आ जाएगा, आपका काम चल जाएगा एग्जामिनेशन में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इंडिमियन, इंडिमियन को किसने लिखा है? तो इंडिमियन को लिखा है दोस्तों आपको जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है इंडिमियन को? तो इंडिमियन को लिखा है आपको जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है। द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी को किस रूप में जाने जाता है? 18वीं शताब्दी को किस रूप में हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो 18वीं शताब्दी को हम लोग दोस्त जानते हैं किस नाम से? ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं, ऑगस्टन युग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 90 नंबर, 91, 92, ठीक है, या 93 भी आएगा, ये सब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 93, ओके, 93 नंबर क्वेश्चन है, ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज, जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज हुआ था इंग्लिश में वह क्या था? तो मेजर लिंग्विस्टिक चेंज जो है
वह है दोस्तों आपको द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। क्या है? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वह मेजर लिंग्विस्टिक चेंज है। ठीक है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वह उसकी विशेषता बताया जाता है, किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है? यह कैरेक्टराइज किया जाता है आपको इन्फ्लेक्शन के दौरान। ठीक है, ऊपर नीचे जो है ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारा जो है चीज हुआ है। ठीक है, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है इन्फ्लेक्शन के द्वारा, उतार चढ़ाव। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द। गोल्ड स्मिथ और जो शेरिडन है यह दोनों लेखक है और उन्होंने कंट्रीब्यूशन अपना योगदान दिया है। किस चीज में अपना योगदान दिया है? तो इन्होंने योगदान दिया है आपको इंग्लिश स्टेज में अपना योगदान दिया है। ठीक है, इंग्लिश स्टेज में बोलेगा कि इंग्लिश स्टेज में अपना योगदान किस राइटर ने दिया है? तो गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने दिया है। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखिए, हु रोट हक्कलबेरी फिन। हक्कलबेरी फिन को किसने लिखा है? तो हक्कलबेरी फिन एक किताब है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है दोस्तों आपको हु रोट हक्कलबेरी फिन। तो इसको लिखा है आपको किसने? मार्क ट्वाइन ने लिखा है। किसने लिखा है? मार्क ट्वाइन ने हक्कलबेरी फिन लिखा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? हक्कलबेरी फिन किसने लिखा है? तो मार्क ट्वाइन ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। धुंधला हो गया क्या वीडियो आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन है द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। कह रहा है इसमें से कौन जो है मतलब हेल्प किया था इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने में। तो इंग्लिश को सिंप्लीफाई करने का उसको क्या कहते हैं आसान बनाने का जो इसमें काम किया था वो किया था बाइबिल ने। किसने किया था? बाइबिल ने जो है इंग्लिश को आसान बनाने का, इंग्लिश भाषा को सिंप्लीफाइंग करने का काम किया था। ठीक है, हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। जूलियस सीजर और मैकबेथ यह किताब का नाम है। यह किताब किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखे हैं शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर जो है मैकबेथ और जूलियस सीजर लिखा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? शेक्सपियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ डैश वर्ड। ये जो ड्रामा शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? तो ड्रामा शब्द जो है यह लिया गया है आपको दोस्तों, यह लिया गया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखने के बाद या देखते समय वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें बहुत अच्छी बात एक चीज बताएंगे। ठीक है, हु रोट तुगलक। तुगलक एक किताब है, इसको किसने लिखा है? तो तुगलक को लिखा है आपको गिरीश कर्नाड ने लिखा है। गिरीश कर्नाड जो है तुगलक लिखा है। किसने लिखा है? तुगलक किसने लिखा है? तो गिरीश कर्नाड। एक किताब आता है तुगलकनामा, वो जो है वो जो तुगलक ये वाला तुगलक नहीं है। तुगलकनामा जो है मुगल साम्राज्य वाला है, तो वो तुगलक इसमें नहीं है। एक किताब है तुगलकनामा, उसको किसी और ने लिखा है। लेकिन तुगलक अगर कहेगा इंग्लिश का तुगलक, इंग्लिश भाषा में लिखा गया है, तो यह इसको लिखा है किसने? गिरीश कर्नाड ने लिखा है। ओके, और ये सेक्शन बी है। तो सेक्शन बी जो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसका जो है डिस्कशन आपको चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों के साथ एकदम शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।